पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी पार्ट 5। आवर्त सारणी एवं आवर्ती गुण भाग 5। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर एटम में व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई परमाणु A है या कोई तत्व A है, ये गैसीय अवस्था में है। विलगित गैसीय परमाणु का मतलब होता है परमाणु अकेले हो, विलगित हो और गैसीय अवस्था में हो। तो इस गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा उस परमाणु या तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे ये परमाणु A है जो गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके A माइनस बनाता है और इसमें से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी। यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थर्मोडायनेमिक की भाषा में इसे डेल्टा H के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और डेल्टा H के रूप में यही मान विपरीत चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धन 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जब इसको डेल्टा H के रूप में लिखा जाएगा तो वैल्यू वही रहेगी, साइन बदल जाएगा। जिस प्रकार से तत्वों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी होती हैं, उसी तरह से तत्वों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी होती हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता को E1 से प्रदर्शित किया जाता है, EA1 से। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता को EA2 और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता को EA3 से प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्रथम हो गया EA1, द्वितीय हो गया EA2 और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया EA3। तो तत्वों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं होती हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताओं का प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है। यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश करता है तो ऊर्जा निकलती है, जबकि दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर परमाणु ऊर्जा ग्रहण करता है। अर्थात द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं ऊष्माशोषी प्रक्रम होती हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता को धन चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताओं को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक और द्वितीय तथा तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताओं का मान ऋणात्मक लिया जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माक्षेपी होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं निगेटिव होते हैं। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला फैक्टर है परमाणु त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको ENC या Z इफेक्टिव से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Z इफेक्टिव या ENC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ENC का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। तीसरा परिरक्षण प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट
इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य रूप से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है। स्थायी इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्वों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम होती हैं। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों, तो जवाब देंगे अक्रिय गैसों का अवायव कोषपूर्ण होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इसलिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं शून्य होती हैं। दूसरा है क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी लगभग 0 होती हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के बाहरी कोष का जो यस उपकोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी S2 विन्यास होता है, इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं शून्य होती हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अर्धभरित और पूर्णभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धभरित होता है, इसलिए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की भी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं बहुत कम होती हैं। तो ये 3 मुख्य प्रश्न हैं और इन तीनों का कारण स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन का संबंध आवर्त और वर्ग से होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, माने लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्षार धातुओं से हैलोजन तक क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहले बताया जा चुका है। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद पी ब्लॉक में है, दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती हैं। यद्यपि तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों से कम होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है, ये दूसरे समूह के तत्व, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं और ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं। यहाँ पर मुख्य उदाहरण ये हैलोजन का लिया जाएगा, बाकी सब में वही ट्रेंड है। जैसे बोरान और एल्युमिनियम एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग में अभी बताया गया ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटता है, तो बोरान से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता एल्युमिनियम की होनी चाहिए, लेकिन बोरान से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता एल्युमिनियम की है। इसी तरह से कार्बन से कम सिलिकॉन होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। नाइट्रोजन से कम फास्फोरस होना चाहिए, परंतु अधिक है। ऑक्सीजन से कम सल्फर का होना चाहिए, परंतु अधिक है। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। तो ये अपवाद है दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में। तो तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों से कम होनी चाहिए, लेकिन अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो कहा जाएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है। तो ये दूसरे और तीसरे आवर्त में अपवाद है। अब इसी पर सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से ऊंची होती है क्यों? तो इसका कारण एक लाइन में अगर बताया जाए तो ये होगा कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की साइज बड़ी होती है और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, इसलिए Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिभाषा बताया गया है कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है
वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, ये इसके कोष हैं। इन कोषों में, बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो। बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो इस परमाणु में से ऊर्जा निकलती है। यही निकली हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से इस परमाणु में प्रवेश करेगा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, यानी कहा जाएगा कि इस परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी। अब इस परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्लोरीन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से संबंध क्या है? बात हम लोग कर रहे हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ऊंची होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश करना है। मान लिया कि यह परमाणु फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित है। जब यह इलेक्ट्रॉन इसके करीब पहुंचेगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यह परमाणु आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। तो आसानी से ग्रहण नहीं करेगा यानी मुश्किल से ग्रहण करेगा तो ऊर्जा कम निकलेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। यही काम क्लोरीन में होता है, लेकिन क्लोरीन में यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तुलना में आसानी से प्रवेश कर जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होती है। कारण क्या हुआ? कारण यही है कि यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन की संरचनाएं बनाई गई हैं। यहाँ भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन कम स्पेस में है, ये 7 इलेक्ट्रॉन अधिक स्पेस में है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इलेक्ट्रॉन 7 यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा जगह ये घेरे हुए हैं, ज़्यादा जगह में कम इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तुलना में आसानी से प्रवेश करेगा, फलस्वरूप क्लोरीन में से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक लाइन में बताने के लिए ये कहा जाएगा कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की साइज बड़ी होती है और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इसलिए Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। अब आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और सबसे अधिक आयनन विभव हीलियम का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना चाहिए। अगला आवर्ती गुण है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको सिंपली EN से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो किसी सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को घटक परमाणुओं द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे मान लिया A और B के बीच में कोई सहसंयोजक बंध है। यह सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से बनता है। इस बंध को इलेक्ट्रॉन द्वारा दर्शाया गया है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो दो परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये B भी अपनी ओर आकर्षित करता है, A भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ये दोनों घटक परमाणु अपनी ओर खींचते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को जितनी ताकत से ये परमाणु अपनी ओर खींचते हैं वही ताकत इनकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जितनी ताकत से A खींचेगा तो वह ताकत A की विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी, जितनी ताकत से B खींचेगा वह ताकत B की विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी।
दो भिन्न भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान नहीं होती हैं, जैसे ए और बी है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत बराबर नहीं होती है। मान लिया बी की ताकत अधिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ए की ताकत अगर कम है तो इसका मतलब ए की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ये खींचते हैं। मान लिया बी की ताकत अधिक है, यानी बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो जब ये खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बी की ओर खिसक जाएंगे और बी पर आंशिक रूप से ऋण हो जाएगा और ए पर आंशिक रूप से धन हो जाएगा, और यह बंध ध्रुवीय हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो इस विद्युत ऋणात्मकता के कारण बंध में पोलैरिटी उत्पन्न होती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता उनके परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और परमाणु त्रिज्या घटेगी तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन तक क्रमशः बढ़ती है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। विद्युत ऋणात्मकता के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी विद्युत ऋणात्मकता की सहायता से तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित की जा सकती है, बॉन्ड पोलैरिटी निर्धारित की जा सकती है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बी की ओर खिसक जाएगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अम्लों की अम्लीय प्रबलता की तुलना इससे की जा सकती है कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, कौन सा अम्ल कम प्रबल है। धात्विक और अधात्विक गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस तत्व में अधात्विक गुण अधिक होता है, जिस तत्व में विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस तत्व का और ये धात्विक गुण अधिक होता है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इन चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, यानी बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, अर्थात धात्विक गुण बढ़ता है। अब इसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी जिसको कहते हैं संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन की क्षमता। डी और एफ ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एस और पी ब्लॉक की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। उदाहरण के तौर पर दूसरे आवर्त को यह दर्शाया गया है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान हैं। ये लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। इनकी संयोजकताएं लिखी गई हैं। लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियान 0। यानी बाएं से दाएं चलते हैं जब आवर्त में तो संयोजकता क्रमशः 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटने लगती है, घट करके 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। अब पूरे पीरियाडिक प्रॉपर्टी को अगर समराइज किया जाए तो 2 ग्रुप बनते हैं, माने 2 कैटेगरी बनती है। ये 4 लक्षण है, धन विद्युतीय लक्षण, अपचायक गुण, धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं। शेष जो 6 लक्षण है, ऋण विद्युतीय लक्षण, अक्षीकारक गुण, अधात्विक गुण, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये इनके ट्रेंड इनके उल्टे हैं। ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। तो ये पूरे आवर्ती गुणों की समरी हो गई। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त।